टर्म का एग्जाम हुआ नहीं है ना, जिनका भी फर्स्ट टर्म का एग्जाम नहीं हुआ और वो चैप्टर्स आपके सिलेबस में आने हैं, तो अगर उनके कोई डाउट्स होते हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, और नहीं तो उन डाउट्स के लिए मैं अलग क्लास भी रख सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है बेटा, और कोई भी चैप्टर चाहिए हो वो आपको मुझे बताना है, ठीक है, आप उस चैप्टर को ओपन कीजिए। लेकिन मुझे ये लगा कि कुछ जो हमारा सिलेबस, अब जैसे कुछ बच्चों को तो मेरे माइंड में आया कि पहले तो मैं एक डेरिवेटिव कुछ ऐसे टॉपिक को लूं जो मुझे दोबारा भी करवाना। मान लीजिए इसके बाद मैं कोशिश करूंगा डेरिवेटिव के बाद एक बार स्टार्ट कर दूं आपका ट्रिग्नोमेट्री, या बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हैं कॉनिक सेक्शन एंड 3D, और 3D बहुत इजी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। और हमारा और ऐसा कुछ चैप्टर ऐसा नहीं रहता कि कोई बड़ा मुश्किल हो। फिर मैं आपको जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा प्रोबेबिलिटी, कनेक्ट कर दूंगा सीधा उसके साथ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक में समझो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही है। भूल चुके होगे ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म के कर करके वो पता ही नहीं है क्या था, हाँ था से कुछ अरेंज करते थे, तो उसको हम दोबारा करेंगे। एक बार चैप्टर ओपन भी कर दूंगा, आप देखना, उसको रिवाइज यहाँ भी करवाएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना बेटा, डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं लिमिट्स की कंपैरिजन में आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया था कि लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये नहीं कि हमने एक्सरसाइज 13.1 की उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए, आंसर निकाल दिए, लेकिन अब आपको पता है कि अगर पीछे किसी क्वेश्चन के लिमिट का आंसर अगर 4 आ रहा है तो 4 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पता ना ये, कि मैंने आपको फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है x² - 4 अपॉन x-2, एक फंक्शन है हमारे पास मान लीजिए x+3। अगर मैं आपको पहले इसकी बात करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि बेटा f2 बताइए या f4, तो f4 आप क्या बताते हो सर, यहां पर 4 पुट कर दीजिए, तो 4 + 3 दिस इज 7। फिर मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा कि लिमिट x टेंड्स टू 4 fx बताइए, मेरा दूसरा क्वेश्चन था किसी बच्चे से, उसने भी क्या किया, कहता लिमिट x टेंड्स टू 4, सर fx का मतलब हो गया x+3। ठीक है, और लिमिट को इवेल्युएट कैसे किया जाता है, हम सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, और अगर पुट करने से 0.0 फॉर्म आती है तब हमें कुछ एफर्ट्स मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज पुट कर देते हैं। तो हमने देखा यहां पर 0.0 फॉर्म तो आनी थी, तो 4 + 3 व्हाट इज दिस, दिस इज 7। अब आंसर दोनों का 7 आ रहा है, इसका भी 7 इसका भी 7। अब ये 7 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, हम ये कहते हैं कि अगर किसी ग्राफिकल वे में, ये मान लीजिए हमारा x है डोमेन, और ये fx, दिस इज व्हाट रेंज उस फंक्शन की। ठीक है, थोड़ी इधर हो सकती है तो यहां से बेटा ये ओरिजिन है, तो आपने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले वाले में 4 पे 7 ये था, इसका मतलब ये पहले वाले का कि वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x = 4 इज 7। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि व्हेन आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फॉर द वैल्यू ऑफ x, और ये 5 6 7, तब इस नंबर की देखो, जैसे अगर मान लीजिए पहले इसमें मैंने 2 डाला होता, तो 2 पे आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6, सर 2 पर तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, ओके 3 डाला सर 6, 3.1 डाला 6.1, फिर मैंने कहा अच्छा 3.5 सर 6.5, 3.9 99 6.999। तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं 4 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 7 की तरफ। सो व्हेन आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4 फॉर द वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अप्रोचिंग टुवर्ड्स 7, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब माइंड में आता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है, सीधा वैल्यू ही निकाल लो, यहां पर भी तो वही किया है, लेकिन सिग्निफिकेंस दोनों की डिफरेंट है, मतलब ये अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट होता है आंसर, मार्क्स मिल जाते हैं हमें, लेकिन हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये दोनों 7 में डिफरेंस क्या है। अब जरूरत कहां पड़ती है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में मुझे किसी ने कहा कि इसकी f1 निकालो, मैंने कहा निकाल देता हूं, 1 का स्क्वायर -4 1 -2 सर 3 आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 1 - 4 -3
नीचे -1 है, 3 आ गया। किसी ने कहा अच्छा 1.5 पे निकालिए, वो भी निकाल दूंगा। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि इसकी वैल्यू 2 पे निकालिए, निकाल ही नहीं सकता, क्यों? 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है। जब 2 इसके डोमेन में नहीं है तो इनपुट, व्हाट इज डोमेन? इनपुट एक तरह से, मतलब ऐसी वैल्यू, जितने भी हम जिन फंक्शंस की बात करते हैं, दे ऑल आर रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि हम इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं वो रियल नंबर होनी चाहिए, और जो आंसर मिले, जो रेंज मिले, वो भी क्या होनी चाहिए? रियल। इनको रियल फंक्शंस भी कहते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन भी कहते हैं। तो अब हमने देखा यार 2 तो डाल ही सकते, लेकिन अब मेरे माइंड में कहा गया ठीक है यार, अगर मैं 2 पर इसकी वैल्यू चेक नहीं कर सकता तो क्या मुझे ये पता लग सकता है कि व्हेन आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, मतलब पहले मैं वैल्यू 1.5 डालूं, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.91, 1.99, 1.9999, ऐसे ही उधर से 2.5, 2.4, 2.3, 2.1, 2.01, 2.001, तो तब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जाती किस नंबर की तरफ? तो तब आपको मालूम है, आप इसका आंसर निकालते हो, क्या आता है? 4 आता है ना। जब आप इसकी लिमिट निकालते हो तो आपको 3 मेथड बता दिए गए कि आपको लिमिट को इवेल्युएट करना हो। पहला मेथड क्या है कि आप यहां पर इसको फैक्टराइज कर लीजिए। एक मेथड बताया फॉर्मूले वाला, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, था ना ये, n a की पावर n माइनस 1। या अगर आप देखते हो यहां पर x टेंड्स टू 2 है, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी या तो 2 माइनस h है, 2 माइनस h मतलब h इज वेरी 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 स्मॉल बट पॉजिटिव, यानी 0.0000001। तो अगर 2 माइनस h करेंगे तो मतलब उसका मतलब क्या हो गया? 1.99999999। और अगर 2 प्लस h की बात करते हैं, h इज वेरी स्मॉल 0.001, तो वो वैल्यू होगी 2.0000001। 2 पर नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम उसके जो नेबरिंग वैल्यूज हैं, चाहे लेफ्ट नेबरहुड में है चाहे राइट नेबरहुड में, उसको हम लिखते भी हैं RHB, LHB, ठीक है, NB भी साथ में लगाते हैं नेबरहुड, जब आप 12th में जाओगे तो समझाएंगे। तो इन दोनों नेबरहुड पॉइंट्स पर इनकी वैल्यू चेक करते हैं कि ये किसकी तरफ जा रही है। अगर दोनों तरफ से सेम नंबर की तरफ जा रही हो तो हम कहते हैं इसका मतलब ये इसकी लिमिट है। वो कहते हैं ना, जैसे तुम्हारी लिमिट कहां तक है, कहां तक जा सकते हो, मतलब ये 4 से ऊपर नहीं पहुंचेगी, जितना मर्जी आप इसकी तरफ अप्रोच करते जाइए, तो दैट इज द लिमिट। तो तब हम ये चेक कर लेते हैं कि व्हेन किसी भी फंक्शन में हम ये चेक नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कांट बी फाइंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट विच आर नॉट इन डोमेन, तब हम ये चेक करते हैं कि ओके, उन पॉइंट्स पर हम जब अप्रोच करते हैं इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, चाहे लेफ्ट की तरफ से और चाहे राइट की तरफ से, तो इस फंक्शन की वैल्यू किस नंबर की तरफ जाती है। तो आप इसको फैक्टराइज करके या फॉर्मूले से, या x की जगह 2 प्लस h या 2 माइनस h डालकर भी कर सकते। इसी क्वेश्चन को x की जगह 2 प्लस h डाली, यहां भी 2 प्लस h डाली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करते हैं जब हम LHL RHL निकालते हैं, ऐसे तो करते हैं। तो अब आपको सबको लिमिट का मतलब पता है, ये नहीं है कि एक्सरसाइज हमने 13.1 कर ली, उसकी पूरे एक्सरसाइज के पीछे आंसर पता है, लेकिन अब उन आंसर्स के बारे में आपको ये मालूम है कि ये एक्चुअली जो वैल्यूज हैं, जो रियल वैल्यूज आई हुई हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो सेम आपको, अगर मैं डेरिवेटिव को स्टार्ट करना चाहूं तो मेरे पास फिर वही 2 ऑप्शन होती हैं, लेकिन मैं चाहे बात जो भी करता हूं, मैं एवरी ईयर ऐसा सीधा करवाऊंगा, और फिर एक क्लास तो उसकी लगती लगती है कि जो उसका बेसिक चीज है कि पता लगे डेरिवेटिव क्या है। वो काम को चाहे कुछ नहीं आनी, लेकिन आज की डेट में तो वैसे ही हमारी कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिससे कोई, क्योंकि अभी भी ये मत सोचो, मैंने उसने बोला था कि आप ये मत सोचना कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा पूरा का पूरा जो देंगे 100% आपका वो सब्जेक्टिव देंगे, उसमें फिर भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स का हो सकता है एमसीक्यू भी डाल, ठीक है ना, बीच में कोई यूटी वगैरह ले, हो सकता है वो एमसीक्यूज ले, मतलब ये माइंड बनाकर चलना। मोस्टली सब्जेक्टिव होगा 90% तो मान के चलो, लेकिन 10% अभी भी तो। और एक चीज, ये चीज भी अपने दिमाग में रखना, एमसीक्यू से एक बच्चे का प्रॉपर उसकी नॉलेज पता चलती है कि कहां स्टैंड करता है। अदरवाइज तो 100 में से 75, चाहे उसका एक भी पूरा करेक्ट नहीं है, हर एक में 4.5 में से 3.5, 3, 3.5 करके वो मिले हुए हैं 75, परफेक्शन नहीं है इसका। लेकिन 75 वाले को हम क्या मानेंगे, बढ़िया बच्चे कहते हैं ना, लेकिन उसका एक भी क्वेश्चन करेक्ट ना भी हो तब भी 75 आ सकते हैं। और अगर सोचो वही एमसीक्यू होता तो 0 होते, क्योंकि फाइनल आंसर तक तो पहुंचा ही नहीं, उसने फाइनल आंसर नहीं दिया तो उसके 0 मार्क्स मिले। तो इसलिए याद रखना, जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी प्रॉपर नॉलेज चेक करते हैं। हम, मैंने आपको पहले भी कभी कहा था कि जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, कभी बच्चों के 99 आते हैं ना,
तो उसका एक नंबर ना कभी लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं करता, वो एक नंबर वाला ही कोई क्वेश्चन गलत करता है। पहले आते थे जैसे बिगिनिंग में 20 आते थे, फिर 10 हो गए, फिर 6 हो गए, अब इसके बाद तो फिर उन्होंने पूरा एक टर्म ही आपकी कर दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। यहां पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स और वाई। इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ मर्जी पुट करते रहिए, लेकिन y क्या है, डिपेंडेंट। आप इस इंडिपेंडेंट में कुछ भी चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट में भी चेंज होगा, होगा ना पक्का। अब देखो, किसी ने कहा x की वैल्यू सर ओरिजिनली 2 डालिए, तो मैंने कहा y की वैल्यू क्या आएगी, कहता 4। आप अपने इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करिए, 2.5 कर, तो y की वैल्यूज कितनी हो गई, 6.25। बेसिकली पहले 2 था तो आपने इसमें 0.5 का एडिशन कर दिया, और यहां पर y की वैल्यूज में एक तरह से 4 प्लस 2.25 का चेंज आ गया। फिर आपने क्या किया, x की वैल्यू को 2.4 डाला, y की वैल्यूज कितनी आ गई, 5.76। आप कहेंगे कि सर मैंने इसमें 2 था तो मैंने 0.4 का चेंज किया था, तो इसमें 4 प्लस 1.76 का चेंज हुआ। फिर मैंने कहा कि आप इसको ना x को 2.1 डालिए, जब आप x को 2.1 डालोगे तो y की वैल्यूज कितनी आएगी, 4.41। मतलब यहां पर आपने 2 प्लस 0.1 किया तो यहां पर 4 प्लस 0.41 आ गया। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज और कम करो, आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर रहे हो दिस इज वेरी लार्ज, 0.5 तो बहुत बड़ा होता है, 0.5, 0.4, 0.1। कहता ओके, अब उसने x में वैल्यू डाली 2.01, 01 का चेंज, y की वैल्यूज आ गई, पुट मैं किसमें करके देख रहा हूं बार बार, इसमें 2.01 का स्क्वायर 4.0401। इसका मतलब इसमें आपने 0.2 प्लस 0.01 किया तो ये आपका एक तरह से 4 प्लस 0.401 हो, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कहूं, ध्यान से देखना बेटा, मुझे बता सकते हो पर यूनिट चेंज कितना हुआ, पर यूनिट चेंज का मतलब होता है कि अगर मैंने इसमें 0.5 का चेंज किया था तो इसमें चेंज कितना हुआ था, 2.25 का। पर यूनिट चेंज 2.25 अपॉन 0.5, यूनिटी मेथड, सो व्हाट इज दैट, दिस इज 4.5। यहां पर आइए, यहां पर आपने 0.4 का चेंज किया था तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ गया था, 1.76। पर यूनिट चेंज कितना आया, 1.76.4, दिस इज 4.4। इधर 0.1 का चेंज किया तो कितना चेंज आया था, 0.41। पर यूनिट चेंज दिस इज 4.1। यहां पर आइए, आपने चेंज किया था 0.01 का, कितना चेंज आया था, यही चेंज आया। इसका मतलब जब 1 यूनिट चेंज करोगे तो 0.401 अपॉन 0.01, दिस इज 4.01। तो आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं ये पर यूनिट चेंज जो है किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा, पहले 4.5, 4.4, 4.1, 4.01। अब सोचो कि अगर मैं इसमें x में x की वैल्यू क्या डालता, 2.00001, तो इसकी वैल्यूज कितनी होती, 4.00401 समथिंग होती। तो आप कहते सर ये वैल्यूज तो 4.00001 समथिंग होगी। तो आप ये चीज याद रखना, बेसिकली डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और उसके पर यूनिट चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं। किसी चीज को कहते हैं डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, फिर हम पूछते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर, वो थोड़ा सा अच्छा सा समझ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी करते होंगे लेकिन फिजिक्स में तो करते ही हैं। और फिजिक्स के टीचर मैंने आपको बताया ना, सबसे पहली क्लास में वो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन समझाते हैं, तभी वो आगे के डेरिवेशन समझ सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कॉमर्स वाले थोड़ा ध्यान देना ज्यादा। हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बलून है मेरे पास, ठीक है, उस बलून में मैं एयर पंप इन कर रहा हूं, और मैं कहता हूं इसमें मैं जो एयर डाल रहा हूं, एक सर्कुलर जो बलून है, मतलब आजकल वो ऐसी शेप का नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा सर्कुलर, ठीक है, स्फेरिकल, मतलब क्या सर्कुलर भी क्या वर्ड, स्फेरिकल बैलून है।
तो स्फेरिकल बैलून है, उसमें मैंने एयर पंपिंग की 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड डालता रहा हूं। क्या इंक्रीज हो रहा है? उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, वॉल्यूम तो मैं खुद कह रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग उसके रेडियस में भी चेंज आ रहा है। आप कहीं पर क्वाइट लेक है, बिल्कुल कोई गए कहीं पर झील है, आपने पत्थर फेंका ऐसे, क्या होता है? सर्कुलर रिंग बनी, वो धीरे धीरे फैलती चली जाती है। पानी अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो इंक्लोज एरिया होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी फाइंड आउट करना, दैट इज डेरिवेटिव। अब मैं यहां पर आपको एक फंक्शन दूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं कहूंगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आपने y को डिफरेंशिएट करना है, यानी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन आप ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि बस डेरिवेटिव कह दूं और मैं किसी स्टेज की बात करता हूं कि व्हेन x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, व्हेन x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो अलग अलग वैल्यूज आएगी। क्या कहने का मेरा मतलब है? अब मैं आपको एक ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक सर्कल है, बड़ा इजीली समझोगे आप। सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4। एरिया कितना होगा? अरे एरिया बताओ। 6 इन पाए, पाई आर स्क्वायर, 6 इन पाए। अब मैंने क्या किया, मैंने रेडियस का 4 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर जो इसका एरिया है वो 6 इन पाए, मतलब यूनिट लिख लेना, स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने ना रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, बताओ एरिया कितना आ गया? कितना इंक्रीज हो गया इसके अंदर? 9 पाई। मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर एरिया कितना बढ़ गया? 9 पाई। क्या हर स्टेज पर ऐसा होगा कि जब जैसे ही मैं कहीं पर एक स्टेज पर रेडियस उठा लेता हूं 50 और जैसे ही 51 करूंगा तो क्या एरिया 9 पाई ही बढ़ेगा? नहीं। कैसे? ये देखो, अगर अब आपने फिर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो एरिया कितना हो गया? 36 पाई। कितना बढ़ गया? 11 पाई। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज है ना एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो है ही है, चाहे रेडियस में मैं 1 सेंटीमीटर का चेंज कर रहा हूं, लेकिन हर स्टेज पर एरिया में जो चेंज है वो डिफरेंट आ रहा है। आप सोचो कि अगर रेडियस 50 सेंटीमीटर होता तो एरिया कितना होता? आप कहते सर 2500 पाए, और जैसे मैं उसको 26 कर देता, सॉरी 51, तो वो आता 2601 पाए। 2601 का मतलब कितना हो गया? 101 पाए बढ़ गया। रेडियस में मैंने 1 सेंटीमीटर का चेंज किया, लेकिन एरिया कितना इंक्रीज हो गया? 101 पाए। तो हर स्टेज पर जो रेट ऑफ चेंज है वो अलग अलग है। आप यहां पर देख रहे हो, इसी क्वेश्चन की बात करूं, मैं इसमें ना x की वैल्यू 2 के करीब चेंज कर रहा था, 2 से 2.5, 2 से 2.4, 2.1, ये तो बहुत बड़े चेंज है। यहां पर आते हैं मैंने 0.01 का चेंज किया तो आपको लगा 4.01। मैंने कहा यार ये 0.01 भी बहुत बड़ा चेंज है। जब हम बात करते हैं ना कि थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़े से का मतलब क्या होता है? 0.000000000, मतलब कई बार बोलते हैं और घर तक बोलते जाओ और फिर 1 लगा दो, वो चेंज। तो उस केस में तुम्हें पता है ये वैल्यू किसके आएगी? एक तरह से इक्विवेलेंट, 4 के इक्विवेलेंट। साइंस वालों को एक फॉर्मूला पता होगा, y इज इक्वल टू में x की n का फॉर्मूला जरूर बताया होगा, बेसिक फॉर्मूला n आगे आता है ना, dy बाई dx भी लिखते हैं डेरिवेटिव को, तो आप कहते हो सर n आगे आ जाता है x की पावर n-1। ये कॉमर्स वाले ध्यान देना, ये ना फॉर्मूला है डेरिवेटिव। मैं इससे इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बाद में बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कहां से, हम इसकी बात भी करेंगे। इनको ना एक फॉर्मूला बता दिया जाता है कि बेटा कभी x की पावर 5 हो ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, यानी 5x की 4। यही है ना, यही सीखा ना साइंस वालों कि अगर कहीं पर y इज इक्वल टू में x की 5 है तो आपका जो y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx से भी करते हैं। बताऊंगा कि क्या चीजें, पूरी लिखूंगा मैं, सिर्फ अभी तो मैं मतलब सिलेबस की बात तो अभी कर ही नहीं रहा हूं। 5 आगे आया, एक पावर कम, उस फॉर्मूले को चेक करिए, n आगे एक पावर कम। फिर किसने कहा अच्छा अगर y इक्वल में x की पावर 7 होता तो कहता है y डैश जो होगा 7 आगे x की पावर 6। तो ये एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई डायरेक्ट कहता इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, जितनी मैंने मेहनत की है ये वाली, अब इस मेहनत को मैं कितना छोटा ब्रीफ कर दूंगा,
बेटे मैंने आपसे पूछा वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2। जब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैं एक्स की वैल्यू को 2 के नियरेस्ट थोड़ा सा चेंज करूंगा तो पर यूनिट चेंज कितना आएगा। आप देख रहे हो वो कितना आ रहा है, वैसे 4 आ रहा है ना। इसका डेरिवेटिव करना जरा, dy बाई डी एक्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आ गया, आपने कहा 2x आ गया। तो अब मैं सीधा ऐसे करता dy बाई डी एक्स कब, जब x इक्वल टू 2 होगा। कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब यही काम अगर आप 3 के नियरेस्ट करो, ध्यान से देखते जाना, अभी x 3 है, फंक्शन यही है, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 9। मैंने इसको 3.5 कर दिया, आप कहेंगे सर ये हो गया 12.25, 3.5 का स्क्वायर। तो आपने कहा इसका मतलब अगर हमने इसमें 0.5 का चेंज किया तो इधर चेंज कितना आ गया, 9 से बन गया 12.525। तो आप कहेंगे 3.25, तो 3.25 अपॉन 5 दिस इज 6.5, 3.4 बोलो, चलो 3.1 कर देते हैं, ज्यादा इतने ये आ गया जी 9.61। 0.1 का चेंज, इधर कितना चेंज 0.61। आपने कहा पर यूनिट चेंज सर 6.1, समझ लगे। अगर इसका मतलब ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 6 की। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा था, मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये था बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, तो इट मींस आई एम आस्किंग व्हेन देयर इज अ स्लाइटली चेंज इन x, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, किसके करीब, एट x इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से मैं 3.01, 3.001, 3.00001 या 2.999999 जब चेंज करता हूं, तो बताओ y का जो चेंज आता है उसका पर यूनिट चेंज कितना होगा। तो आपने कहा सर वो 6 आएगा। तो मैंने कहा इसको करने की क्या जरूरत है, इसको डिफरेंशिएट कर, जो फॉर्मूला मैंने बेसिक आपको बता दिया उसके अकॉर्डिंग यहां पर y की वैल्यू x इक्वल्स टू 3 डाल, तो ये आंसर क्या आ गया 6। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी एक्सरसाइज 13.2 कई बच्चों के स्कूल में तो शुरू हो भी चुका होगा, उसका पहला क्वेश्चन ही यही है। उन्होंने एक फंक्शन दिया है और हमारे से पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 100, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 3। तो जो आंसर आप निकालते हो बेसिकली वो आंसर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब आप समझ लीजिए वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर वो किसी फंक्शन में, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स स्क्वायर ही होगा, कोई भी फंक्शन है, y इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, या y इक्वल्स टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, और मैं कहता हूं एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो जब तुम पाई बाय 2 के नियरेस्ट अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी चेंज करते हो तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आता है, और उसके पर यूनिट चेंज को निकालना क्या होता है कि उसको डिफरेंशिएट करना एट दैट पॉइंट। वैसे तो आप साइंस वाले पढ़ते हो कि डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, तो क्या डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाती है सारी, हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड, उसको वर्ड हमने डेरिवेटिव वर्ड कह दिया उसको, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मतलब अब जो मैं बता रहा हूं ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कई बच्चे होते हैं भाई, मैं कहता हूँ पता नहीं क्या बताया, ये बताना सीधा आंसर आ रहे हैं, बढ़िया क्लास निकल रहे हैं, लेकिन बस अपने माइंड में रखना कि जितने हम डेरिवेटिव के आंसर निकालते हैं, अच्छा अगर मैंने मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपको नहीं कहा, खाली मैंने कह दिया डिफरेंशिएट, तो 2x, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन जब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यूज निकालनी हो तो वो पुट करके वो जो ये जितनी मेहनत कर रहा हूं ये चीज है। अब इसको देखो, मैं और चीज समझिए, अभी अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा ये dy बाय डी एक्स और ये क्या चीज है। ध्यान से सुनना बच्चे, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू में कोई भी फंक्शन है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके सिंबल यहां लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, पूरा लिख लेना, मतलब पहले क्वेश्चन में, बाद में डिफ ही लिखना, ठीक है, कहीं पूरी इंग्लिश लिखनी शुरू कर दो। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बाद में तो मैं बोथ साइड्स भी हटवा दूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मैं यहां पर ये चेक करना चाहता हूं आपने y को डिफरेंशिएट करना,
फंक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, कुछ भी, या बहुत बड़ा भी हो सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11। उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मैं एक्स में चेंज करूंगा तो आप मुझे y का पर यूनिट चेंज बताइए, y में जो चेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, आपने क्या किया था अभी एक क्वेश्चन में, जब मैंने ये दिया था, आप x की वैल्यू को पहले 2 ले रहे थे, फिर x की वैल्यू को क्या ले रहे थे, 2.01। मैं सीधा उसी की बात करता हूं। इसका मतलब आपने पता क्या किया, इसमें जो 2 में 0.01 किया है, जो छोटा चेंज होता ना, स्मॉल चेंज, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स। dx नहीं, डेल्टा एक्स होता है। dx तो बाद में बन जाता है जब वो अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 होता है। हमने कहा कि पहले x था, अब हमने x प्लस डेल्टा एक्स डाल दिया, बल्कि डेल्टा का बेसिकली सिंबल तो यूं होता है, डेल्टा ये भी है, लेकिन आजकल वो बनता नहीं है, कोई प्रेस हो जाता तो ऐसे डालने लग गए। ये जो डेल्टा एक्स है ना, पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी 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 स्मॉल चेंज बट पॉजिटिव। तो हमने x में x प्लस डेल्टा एक्स किया, तो आपने देखा था पहले y की वैल्यू 4 आ रही थी, अब y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4.0401 आ रही थी। इसका मतलब 4 में ये 0.0401 का चेंज हुआ था। मतलब अगर x में डेल्टा x किया तो y में भी क्या हो गया था, x प्लस डेल्टा y। और याद है मैंने पर यूनिट चेंज कैसे निकाल के दिखाया था, मैंने कहा था यार इसमें मैंने 0.01 का चेंज किया है, तो इसमें कितना चेंज हुआ, 0.401। यानी मैं कहना क्या चाह रहा था कि अगर मैं डेल्टा एक्स का चेंज करता हूं तो वाई में कितना चेंज आता है, डेल्टा वाई। और अगर मैं पर यूनिट चेंज करता हूं तो क्या बन जाता है, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डेरिवेटिव तब कहलाएगा जब ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होगा, 0। अगर ये टेंड्स टू 0 नहीं होता फिर तो वैल्यू 4.5 भी आ रही थी, आई थी ना 4.5, 4.4 भी आ रही थी, लेकिन 4 कब होगी, जब डेल्टा जो चेंज किया आपने एक्स के अंदर, जो चेंज किया दैट इज टेंड्स टू 0। तो ये याद रख लेना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब हम इसके साथ एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है डेरिवेटिव। ये है एक्चुअल डेरिवेटिव की डेफिनेशन, जो आप dx कह रहे थे ना, डेल्टा एक्स ही होता है, लेकिन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स will become derivative of y with respect to x when delta x approaches towards 0। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है उस चीज को जब हम मतलब नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले बता दूंगा मैं आपको, किस फॉर्मूले से बेटा, आप सिर्फ 11th की अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो मैं आपको सही बताऊं तो एक क्लास का काम है। मैं ये ना कराता एक क्लास में हो जाता, लेकिन मैं इसकी 3 4 5 क्लासेस लेता हूं, मैं तो 12th का भी मैं ऐड करवाता हूं 12th में, ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। चेन रूल हमारी बुक में सिर्फ एक आधा क्वेश्चन दिया हुआ, तो इस प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल है लेकिन चेन रूल नहीं है। जिसने चेन रूल समझ ली वो समझो 50 क्या 80% उसकी 12th की डेरिवेटिव भी होगी। अगर मेरे आप 12th के लेक्चर देखोगे ना, मैंने कम से कम बिगिनिंग की 3 4 क्लासेज में 11th का डेरिवेटिव करवाया। सर हमने ना ढंग से किया नहीं था, ऐसे ऐसे मॉडल भी होते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। चैप्टर चल रहा होता है, हाँ जी हाँ जी, मतलब लास्ट कई सालों का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद हाँ भी चैप्टर क्लियर टेस्ट, फिर आते हैं 2 3, सर एक बात करनी है, हाँ बोलो बेटा। सर हमने ना 11th में तो ढंग से किया ही नहीं था, हमने तो छोड़ ही दिया था ये, इसलिए हमें तो समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने तब से वो पहले 3 4 लेक्चर तो मैं 11th के करवाता हूँ, और लेकिन अपने बच्चों को कम से कम 11th में ऐसा प्रिपेयर कर देता हूँ कि वो 12th के, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ 12th वाले कुछ क्वेश्चन। और कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो डेरिवेटिव में 12th का डेरिवेटिव देते हैं, मतलब पहले करवा देते हैं, ये लो बेटा 2 3 4 एक्सरसाइज बिगिनिंग की कर ले, क्योंकि वो अभी से कनेक्ट कर देते हैं। हमने तो बल्कि ये भी रखी डिमांड कि लिमिट्स आप पूरा का पूरा 11th में कर दीजिए, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और पूरा डेरिवेटिव 12th में कर। अब थोड़ा सा यहाँ पढ़ाकर फिर 12th में कहते हैं दोबारा डेरिवेटिव कराओ, उनको पहले वाले करवाने पड़ती है, उनकी शुरू की 3 एक्सरसाइज वही है, तो बेचारों ने कहीं ने किया ही नहीं होता ढंग से। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हम जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ये होता है डेरिवेटिव। उसका पर यूनिट चेंज निकालना कि कितना चेंज हो रहा है किसी बेस पर। अब इसके लिए याद रख लेना बेटा,
अब जैसे कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेज होते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियस है 4 सेंटीमीटर किसी सर्कल, सरकमफ्रेंस बताओ क्या होगा? 8 पाई, 8 पाई ना। 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज करो रेडियस में, 5 कर दो, सरकमफ्रेंस 10 पाई, कितना बढ़ गया? 2 पाई। 5 का 6 कर दो, कितना बढ़ गया? 2 पाई। 50 सेंटीमीटर रेडियस, सरकमफ्रेंस 100 पाई, 51 कर दो, 102 पाई, 2 पाई। मतलब सरकमफ्रेंस एक ऐसी क्वांटिटी है कि जब भी आप रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज करोगे तो सरकमफ्रेंस में वो 2 पाई का ही चेंज आएगा एट एनी स्टेज। लेकिन जो हमारा एरिया होता है उसका अलग होता है कि अगर मैं मान लीजिए एक सर्कल इतना सा है, उसका 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूंगा तो एरिया थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन पहले ही सर्कल इतना बड़ा सा, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूं तो एरिया अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रेट से बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा हम पूछते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं सरकमफ्रेंस के केस में कह भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ना, वो वही का वही रहेगा, 2 पाई रहेगा, ठीक है। लेकिन एरिया जो है हर स्टेज पर अलग अलग इंक्रीज होता है। तो इसलिए ये सारी 12th की बातें हैं, बल्कि उसमें इस बार तो वैसे भी मैं आपको बताऊं, सही बताऊं तो ए और डी एक चैप्टर है, वहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका पहला टॉपिक ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो इस बार उन्होंने कट कर दिया, आसान था बहुत ज्यादा, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है उन्होंने कहा वो 11th में उन्होंने कर लिया, 12th में 6 टॉपिक थे 3 कर दिया। लेकिन तुम ये चीज के लिए रेडी रहना, ना तो ये एमसीक्यूज होंगे ना ये टर्म 1 टर्म 2 होंगे। ये नहीं कि कोई सीबीएसई ने इसको फॉर्मेट बना ही दिया, वो तो बस इस साल के लिए था, प्रॉब्लम थी तो कभी सोचो कि ये थ्रू आउट अब चलता ही रहेगा। 12th में वही दोबारा उसी दुनिया में लौट आना, पूरी सिलेबस आएगा, सब कुछ आएगा, वो सब कुछ करना पड़ेगा, सेम पैटर्न सेम सब कुछ, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ अब आपको ये बताता हूं। सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं बेटा फंक्शंस, ये मैं समझ लीजिए सिलेबस की बात कर रहा हूं जो अभी तक किया 30 मिनट्स, वो मतलब आप ये कहना कि पता नहीं क्या करवाया था। यहां पर उसका डेरिवेटिव सुनते जाना ध्यान से, नोट बाद में देखना। सबसे पहले हर बच्चे को एक बेसिक फॉर्मूला है x की पावर n, x की पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है n आगे आ जाएगा बेटा x की पावर n माइनस। सेकंड, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। क्यों होता है? कौन कौन बताएगा? 1 2 नहीं, मैं साइंस वालों से पूछ रहा हूं, सिर्फ 1 2 आता है, पता ना? ठीक है, साइंस वाला और कोई नहीं है पता? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दिव्य में बता चल। ये जो बेसिकली कितना वो चेंज हो रहा है, अगर एक ही कांस्टेंट वैल्यू है तो जो चेंज है डेल्टा। अच्छा तू थ्योरेटिकल वे में बता रहा है, मतलब प्रैक्टिकली, सॉरी थ्योरेटिकल बता। हाँ हाँ, तो वो थ्योरेटिकल बताना, मतलब तू बल्कि प्रैक्टिकल समझा रहा था मुझे कि ऐसा ऐसा। इसमें तो अगर जैसे कांस्टेंट है हाँ, तो उसके अंदर जो n क्योंकि यहाँ हमारे कॉमर्स के बच्चे बैठे हुए, उन्हीं के अकॉर्डिंग समझाना है मुझे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल सही कह रहा है वो। जैसे k का मतलब मान लो 5 है बेटा, या मान लो 1 है, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या हुआ? x की पावर 0। इसी फॉर्मूले को लगाइए, 0 आगे आ गया, x की पावर 0 माइनस 1, तो 0 इंटू समथिंग, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब थर्ड, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा इससे पहले, सॉरी, पहले x का, ये फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ यही है। मैं सिर्फ एक कुछ चीज आपके माइंड में रखना चाहता हूं कि जिससे आप हमेशा इस चीज को याद रखो, x का डेरिवेटिव 1। क्यों होता है 1? अब x की पावर 1 है, ये x का मतलब x पावर 1, फॉर्मूला यही है, पावर आगे आ गई 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0, 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1, तो ये आ गया होगा, ठीक है। फिर एक और बात याद रखना, फोर्थ, कि मान लीजिए किस k और उसके साथ कोई फंक्शन है, k इंटू फंक्शन, तो ये k एज इट इज रहेगा और जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये याद रखना, मतलब कभी भी अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0,
लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के आगे, मतलब जैसे 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/3 एक्स क्यूब, 5 एक्स क्यूब आगे लिखा हुआ है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन कहीं पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 5 अकेला है, खत्म कर दो, 0। तो इसलिए उसको किसी महान पुरुष के साथ चिपक के रहना चाहिए, नहीं तो खुद अकेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पर अगर मैं कहूं कि कोई मुझे बताए के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, के एक्स मतलब 5x 7x, तो आप कहोगे सिर्फ के। कैसे? के एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई चारों कोई फॉर्मूले नहीं है, इसी से ही ड्राइव हुआ। लेकिन आपके माइंड में एकदम होना चाहिए उस समय, ये थोड़ा कि हम सारी हर एक चीज की डेरिवेशन करते रहेंगे। कहीं पर आपके पास 2x होगा, तो आप कहोगे 2 तो एज इट इज, x का क्या हो गया 1 तो 2, 7x का 7, 4x का 4, खाली 4 है तो 0। ठीक है, दूसरी एक और चीज याद रखना कि अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 फंक्शन प्लस माइनस में अलग अलग, x की 5 प्लस x की 7 माइनस x क्यूब, कुछ भी प्लस माइनस में, तो सबके अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट कर क्या करना है, इसका हो जाएगा f डैश x, ये सिंबल है बेटा, f डैश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डेरिवेटिव को, प्लस माइनस g डैश x प्लस माइनस r डैश x। मतलब अब मैं आपको यहां पर एक एक एग्जांपल की बात करता हूं साथ में। जैसे इसमें किसी ने कहा सर x की 5 का डेरिवेटिव, तो मैंने कहा बेटा 5 आगे आ जाएगा x की पावर 4। किसी ने मुझे कहा सर 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0। अब कोई कहे वो तो 1 का होता है, 3 का, तो देखो 3 का मतलब 3 इंटू 1, इसका मतलब 3 इंटू में x की पावर 0, 3 तो एज इट इज रहेगा, पता है ना, ये कांस्टेंट तो एज इट इज, 0 आगे आएगा तो x की पावर 0 माइनस 1, तो 0 इंटू समथिंग। इसलिए याद रख लेना कोई भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो x का तो खैर वहां पर है ही है, x का डेरिवेटिव 1। लेकिन अगर मान लीजिए 5 x की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव कोई पूछता है, तो 5 एज इट इज, बताया 5 एज इट इज, और x की 4 का क्या हो गया 4x क्यूब, सो व्हाट इज दिस 20x क्यूब। कहीं कोई मेरे से पूछता है 7x का डेरिवेटिव 7, कोई मेरे से कहता है कि सर एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 4x की 2, तो आप क्या कहेंगे सर इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स, अभी एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4, 2 आगे आ जाएगा 8x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। और अगर मैं मान लीजिए प्लस में 2 भी डाल देता हूं तो प्लस में 0, अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल समझ लीजिए इसका ले लिया, ये भी इसका ले दिया, ये इसके साथ है ही है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, ध्यान से देखना। 7 1/x का डेरिवेटिव नहीं, log x का डेरिवेटिव 1/x होता, 1/x। सुन बेटा, अच्छा इसका छल छोड़ आराम से, x की पावर -1 का बताइए, माइनस आगे आ गया, एक पावर कम कर दे तो माइनस का 1 x की पावर क्या हो गया -2, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस का 1/x स्क्वायर हो गया। समझ आई? अब देखो, अभी एक और देखो, ये मतलब 1/x था। अच्छा 1/x क्यूब का बताइए राम। सर पहले ऊपर चला गया, माइनस ही हो गया। अब समझ आ रही है ना बेटा, -3 आगे आ गया, x की पावर -3 में से एक कम कर दी, ये हो गया -3x की पावर -4, सो व्हाट इज दैट, राइट। एक और 1/x की पावर 7 का, आप बताओ खुशी, इसको पहले लिख लूं x की पावर -7 लिख दूं,
फॉर्मूला यही है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो आप कहोगे माइनस का 7, एक्स की पावर सीधी -8 लिख दो, -7 -1, so this is -7 अपॉन x की पावर 8 आ गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ 1 अपॉन x की n का कौन बताएगा? हाथ ऊपर, इधर भी कर सकते हैं हाथ ऊपर। आशिमा, अर्णव, और बेटा दीपांशु आज तो मैंने आपको एंटर करवा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपकी एंट्री नहीं होगी इसमें, पहले ही बता दूं। घर से बैठ के क्लास नहीं लेनी है, रेस्ट बहुत हो गया। बोलो यार फटाफट बताओ। मैंने हाँ अभी मैंने 10th क्लास में जब आपको एपी करवाया था ना, मैंने कहा था हर स्कूल में हर टीचर आपको एसएन का फॉर्मूला तो डेरिवेशन बता देते, एएन के फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो निकलता ही किससे? इंडक्शन से। याद है? वो अलग तुम्हारी बैड लक है कि सही सब सिस्टम सारा सही नहीं हुआ, नहीं तो इंडक्शन का चैप्टर फिर कट गया, वो समझ ही नहीं पाए तुम। इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, और सबसे बढ़िया बच्चों को ये लगता था छोटा सा चैप्टर है, 22-25 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म, 2 क्वेश्चन आने। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब होता है बेटा, हम जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन केसेस से उसको जनरलाइज करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, दैट इज इंडक्शन, प्रोड्यूस करना। इंड्यूस्ड, तुम साइंस वाले बच्चे तो कई वर्ड बड़े अच्छे से समझते हैं, इंड्यूस करंट वगैरह है ना, करंट कैरिंग वायर जो होती है, मैग्नेट लगा दो तो ठीक है। अच्छा मैं भूल गया, 2004 तक पढ़ाई थी सिर्फ, 17 साल हो गए, 10 साल तो पढ़ाई थी। तो और एक होता है वर्ड डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है जब हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला होता है और उससे हम कोई पर्टिकुलर केस निकालते हैं, जैसे एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस सीरीज, एन दिया हुआ है, फाइंड A20, फाइंड A3, वो आप एक जनरल फॉर्मूले से कोई पर्टिकुलर केस फाइंड कर रहे थे, दैट इज डिडक्शन। लेकिन इंडक्शन क्या होता है कि आप पर्टिकुलर केसेस को जनरलाइज कर देते हो। तो याद करिए जब हम 10th क्लास में an का फॉर्मूला निकालते हैं ना, a + n-1d, वो उन्हीं को तो देखते हैं। अच्छा पहली टर्म तो a, d ऐड कर दिया, a + d, तीसरी टर्म एक d और ऐड कर दो, a + 2d, फिर चौथी टर्म एक d और ऐड कर दो, a + 3d। तो हम देखते हैं चौथी टर्म है तो 3d, थर्ड टर्म है तो 2d, सेकंड टर्म है तो 1d, इसका मतलब n टर्म में क्या आएगा, n-1d। वहीं सेम यहां पर करवाया मैंने आपको। मैंने क्यों 3-4 ये लिए, ये देखो ध्यान से, x की 1 है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, डेरिवेशन छोड़ो। x की 1 है, -1/x², x की 3 है, -3/x4, 7 है, -7/x8। यानी जो भी यहां पर पावर होती है वो माइनस में आ जाती है, जो भी यहां पर पावर थी वो माइनस में आ गई, जो भी यहां पावर थी वो माइनस में आ गई, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, -n/x⁴n+1। अब कई बच्चे करते क्या है, अच्छा 1 तो एज इट इज, n को आगे लाए, पावर एक कम, वो सोचते नीचे भी वही लगता। फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, तो ये भी नहीं होता, वो भी आगे चलेंगे बताऊंगा, ये भी नहीं होता 1/x⁴n। तो आपने ये नहीं है कि ऊपर अलग लगा दो, ऊपर तो चलो 1 है, 1 तो पढ़ा रहे कोई बात नहीं, आपने इसको ऊपर ले जाना है। तो इसलिए बस इसका ये मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं 7th फॉर्मूला सिर्फ लिखूंगा यही जो आपके माइंड में एकदम होना चाहिए। और वो अलग बात है अगर नहीं भी है ना, भूल जाओ उस समय, जैसे मान लो 1/x⁴, 1/x⁴ कुछ आ जाए तो आपको यार कौन सा फॉर्मूला बताया था, माइनस ऊपर लेके एक स्टेप बढ़ जाएगा, बस यही होगा। लेकिन फिर भी बच्चे को जरूर याद होना चाहिए 1/x⁴n का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा वो -n/x⁴n। ठीक है, अच्छा अब मेरा एक फिर क्वेश्चन, हाँ भाई √x का डेरिवेटिव कौन बताएगा? √x, इसका मतलब आप कहोगे सर x की पावर हाफ होगी, वापस पहुंच जाओ। तो आपने कहा सर ये √x का मतलब ये x की पावर हाफ है, तो हाफ आगे, ध्यान से पहले देख लो एक बार, हाफ आगे x की पावर हाफ -1,
फॉर्मूला वही है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ। इसका मतलब ये 1/2 हो गया, पावर माइनस हाफ है ना, नीचे अगर पॉजिटिव हाफ हो गई तो x की हाफ का मतलब क्या होगा, √x। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ x, ये 12th में बताते हैं जो मैं बता रहा हूं, ये x की पावर 1/3। आप कहेंगे सर 1/3 आगे आ गया, x की पावर 1/3 माइनस 1, अरे 1/3 माइनस 1 11th क्लास -2/3, अरे 1 माइनस 1/3 तो 1/3 माइनस 1। अब देखो, अब मेन चीज पे आते हैं, यहां थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं, थोड़ा नीचे रह गया समझाने के लिए। जो x की पावर -2/3 है, कौन सी क्लास होती थी, 8th क्लास, रेडिकल फॉर्म में चेंज करिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करिए, होते थे ना। तो इसको अगर मैं कहूं यार रेडिकल फॉर्म में चेंज करना, तो आप कहोगे सर पहले तो नेगेटिव पावर है, 1/x की पावर 2/3 करिए, पॉजिटिव होगी, और इसको मैं 1/क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना ये। अच्छा, अगर यहां पर 4th रूट होता, आप कहते हैं सर ये 1/4, 1/4, सर 1/4 आगे आ गया, 1/4 माइनस 1 -3/4। अब -3/4 भी नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 4 का मतलब 4th रूट का क्यूब, तो इसका मतलब हो गया ये 1/4 4th रूट x का क्यूब। अब मैंने किसी पूछा यार तू चल एक बार ना 7th रूट x की बात कर, 7th रूट, उसको फॉर्मूला तो याद नहीं है, वो अपना उसी बेसिक को लेकर चल रहा है। सर इसका मतलब हो गया ये x की पावर 1/7, बिल्कुल परफेक्ट। सर 1/7 आगे आ गया, ये होगी x की पावर -6/7, समझ आ रही है ना, 1 माइनस। तो सर ये माइनस का 6/7 है, तो मैं इसको नीचे ले गया, ये x की पावर 6/7 होगी। हाँ भाई, 6/7 को रेडिकल सेन में 7th रूट ऑफ x होल पावर 6, तो इसको आप लिख सकते थे 7th रूट ऑफ x होल पावर 6। अब जरा जनरलाइज कर सकते हो। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं सब कुछ हटा रहा हूं, 4th रूट 1/4 है ना, 7th रूट 1/7, और जो है एज इट इज पावर एक क्या हो गई है, कम कम, ये 4, ये 4th रूट पावर कितनी होगी 3, यहां पर इंडेक्स कितना है 2 होता है। इंडेक्स बेसिकली तो पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मेरे को ना, फिर मैं कभी टॉपिक से भटक जाता हूं, मुझे वो बीच में कुछ चीजें याद आती है। अब हमने आज तक, मैथ्स बहुत प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट है, मैं भी रीड करता हूँ 2⁻³ सब पढ़ते हैं, और रीड भी ऐसे किया जाता है, बट व्हाट इज पावर हियर, कोई कहेगा 3, दिस इज पावर, 2⁻³ इज ए पावर, 3 इंडेक्स है, 2 बेस है, 2 is the base and 3 is the index. This is not power, और हम भी बोलते हैं 2⁻³ 7⁻5, लेकिन नहीं, यही तो डिफरेंस है। आप कभी गूगल पे बाकी चीज सर्च करते हो, इसको सर्च किया करो ना, कभी ढूंढा करो कि पावर, बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल सी या डिबेटेबल बातें होती हैं सारी, तो ये दिस इज पावर, इसको चेंज किया गया, लेकिन वही चीज है। जैसे अब मैंने आपको बताया था, आप लोग पढ़ते हो, हमें क्या पता है किसी जगह तो बेस लिखा log 10, तुम सारे बोलोगे 1, कौन कहता है log 10 1 होता है, log 10 टू द बेस 10 भी बोलो ना। और वैसे हम आपको समझाते हैं बेटे log के साथ अगर बेस नहीं दिया हुआ तो वो बेस कौन सा है, नेचुरल log है। लेकिन ये भी बताते हैं बेटे नंबर वाले हो ना तो समझना बेस 10 है, घर की बात है क्या, मतलब नंबर वाले हैं तो बेस 10 है, x है तो बेस e है। अब इसलिए इसके सिंबल जो है आने वाले 1-2 और कई सालों से इसके ऊपर हो रहा है, उसको लिखा ही आजकल टीचर लिखते हैं ln, दिस इज नेचुरल। अगर मैंने यूं लिख दिया ये नेचुरल लॉग है, इसका आंसर 1 नहीं है,
और जब LG लिखा जाएगा तो बेस 10 सिस्टम है। इसका आंसर 1 है। लेकिन आजकल हमने कह दिया log x, यहां पर बेस 10 नहीं है, log 10 यहां बेस 10 है। तो इसलिए उसको चेंज किया जा रहा है। नेचुरल लॉग में बेस e होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वैसे ही चलती रहती है। तो याद रखना, यहां पर हम जब बोलते हैं, बस अब आप ये सोच लेना, यहां इंडेक्स क्या है, 2 है, तो बेटा ये 1/2। इंडेक्स 4 है, 1/4। इंडेक्स 7 है, 1/7। और सेम रेडिकल नंबर लेकर, सेम उसकी पावर 1 कम कर, सेम लेकर उसकी पावर 3 कर दी, सेम लेकर एक पावर कम कर दी, पावर यहां पर कितनी है, 1, 2 से कम होगी। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, अब कौन कौन बताएगा भैया, 8th रूट ऑफ x, सीधा डेरिवेटिव 1/8, 8th रूट ऑफ x की पावर 7। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, उस समय हम टाइम वेस्ट थोड़ा करेंगे। अच्छा रुको, x की पावर 1/8, 1/8 आगे आ गया, माइनस का 7/8, माइनस का नीचे ले गए, पावर पॉजिटिव होगी 7/8। अब इसको रेडिकल साइन में चेंज करते हैं, क्यूब, सीधा पता होना चाहिए। तो इससे अगर आप जनरल फॉर्मूला क्रिएट करोगे तो फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, अब इसका फॉर्मूला एक 8th बनेगा कि कभी भी nth रूट ऑफ x आ जाए तो आप इसको कहोगे सर 1/n, nth रूट ऑफ x की पावर n-1। हाँ, मैं ये कहता हूं कई बार ये वही चीज है बेटा जो मैं कहता हूं, हमारी जो ML खन्ना की बुक है, हमारे साइंस वालों के लिए मैथ्स की बुक होते हैं, उसने हर चीज को जनरलाइज करके फॉर्मूले बना दी। अरे 20 फॉर्मूले तो याद होते नहीं बच्चों से, ट्रिग्नोमेट्री के 20 फॉर्मूले ऊपर नीचे झांकने लग जाते हैं, या पीछे देखेंगे उसमें 500 फॉर्मूले बना के तुमने जनरल रख दिए, कहां से याद होंगे। तो मैं तो इनको भी बच्चों को कहता हूं कि बेटा कर लो ना, हो जाए ठीक है, नहीं तो जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, ये उसी से ड्राइव हुए। लेकिन क्या होता है कि कई बार जरूरत पड़ती है, जैसे रूट एक्स है बेटा, डेरिवेटिव सीधा इस रूट एक्स का तो याद रख लो 1/2 रूट एक्स। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्यूब रूट एक्स का पता होना चाहिए 1/3 क्यूब रूट एक्स का स्क्वायर, 4th रूट एक्स 1/4 4th रूट एक्स का होल क्यूब। जब प्रैक्टिस उसकी की जाती है तो याद होता है, और ये काम आते हैं हमारे। जब ये तो पार्ट है छोटा सा, ये कोई मेन क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई इसका डेरिवेटिव लिखना है, ये तो मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर एक पार्ट आएगा, तो उसको भी मैं साइड में कर करके देखता रहूंगा, टाइम भी तो बचाना है। तो ये चीजें कुछ याद होनी चाहिए, इसलिए मैं 1/, अच्छा बच्चों को हमेशा याद करवाया जाता है 1/x का, बेटा 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। अरे 1/x का ही क्यों याद दिलवा रहे, 1/x की n का याद दिलवा, ताकि वो 1/x क्यूब का भी कर सके, 1/x की 4 का भी कर सके। तो उसको मालूम है 1/x की 4 सर माइनस का 4 अपॉन x की 5, 1/x 1/x x की पावर 1 है सर, माइनस का 1 पावर 1 बढ़ा दो नीचे स्क्वायर। तो जब तुम मान लीजिए 10 15 20 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में ये चीजें काम ही तो आएंगी। लेकिन बेसिक अपने पास हमेशा जड़ों से तो जुड़े रहना होता है, रूट्स तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी चले जाओ, वो तो है ही है कि कहीं पर कोई भी मुश्किल आए तो रूट्स आपके काम आएंगे कि हो यार कंफ्यूजन हो रही है करके देखिए, ठीक है। तो इसको एक बार बेटा आप फटाफट नोट कर लीजिए, और बाकी वहां बैठे हुए बच्चे भी नोट भी कर लेना, क्लिक भी कर लेना बेटा। ये मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इसका भी एक दो एग्जांपल ले लो। तो जैसे 1/x की 7 है, इसका डेरिवेटिव -7/x की 8, 5th रूट ऑफ x है 1/5 5th रूट ऑफ x की पावर 4, तो याद रह जाता है। अच्छा, फंक्शन को लिखा जाता है y और fx भी लिख देते हैं, और इसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट होता है, याद रख लेना कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, y डैश और y1 भी लिखा जाता है, और dy/dx और fx को लिखा जाता है f-x। ये चीज जरूर नोट कर लो, ठीक है। जब नोट हो जाए हाथ ऊपर कर लीजिएगा। आगे, इससे आगे का होगा